हम लोगों ने फ्रिक्शन वाले चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर ली। अब फर्ज बनता है हम लोगों का कि फ्रिक्शन के क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करा सके, है ना। हम लोग एटलीस्ट ये तो देख सके कि फ्रिक्शन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, पहला वाला क्या बोला जा रहा है कि गतिज और स्थैतिक घर्षण के बारे में सही कथन चुने। अब गतिज और स्थैतिक के बारे में पूछा जा रहा है। मैंने एक बार नहीं 10-10 बार पढ़ाया है, कई बार आपको ये बात बताइए। देखो भैया कि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और जो गतिज होता है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसका मान हमेशा गतिज फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मान हमेशा तुम्हारे गतिज फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। हालांकि जब मैंने इस बात को समझाया था तो मैंने आपको एक ग्राफ में समझाया था, और वो ग्राफ था तुम्हारा, यहां पर मैंने फ्रिक्शन फोर्स लिया था, यहां पर याद करो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लिया था, बाह्य बल लिया था, है ना। तो घर्षण बल और एक्सटर्नल फोर्स के बीच जब ये ग्राफ खींचा गया था तो ऑरिजिन से शुरू हुआ था। फिर याद करिए ये 45 डिग्री का एंगल था, फिर यहां से थोड़ा सा घट के ऐसे दिया था, घट के ऐसे हॉरिजॉन्टली दिया था। तो ये जो फ्रिक्शन था ये स्टैटिक कह दो या लिमिटिंग कह दो, और ये था तुम्हारा काइनेटिक। तो मैंने कई बार बताया स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है। सवाल देखिए, गतिज घर्षण अधिकतम स्टैटिक घर्षण से कम होता है, एकदम सही भाई, गतिज घर्षण ही तो कम होता है, तो गतिज घर्षण का मान अधिकतम स्टैटिक घर्षण से कम होता है। ये इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम मान ही है, ऐसा नहीं है ये मैक्सिमम मान ही, ठीक है। चलो आगे देखिए, निम्न में कौन सा कथन सही है। अब देखो पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, इसमें लोटरी घर्षण जिसको आप इंग्लिश बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, और सर्पी घर्षण, और सर्पी घर्षण को हिंदी बोला जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बात यार दो घर्षण की हो रही है, एक इनमें से रोलिंग है और दूसरा तुम्हारा स्लाइडिंग है। तो मैंने भी इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। जब भी कभी आपको रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात की जाए, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एक सर्कल बना दिया, है ना, फिर मैंने एक यहाँ पर जो है वो बना दिया, मतलब रेक्टेंगल बना दिया, तो आपको पता है कि अगर मैं इसमें रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को दिखाऊं तो आप साफ साफ देखिए रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक बिंदु पर कांटेक्ट होता है, जबकि अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें तो इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा रहते हैं। यही रीजन होता है कि जो भी हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन सर उसका मान हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, सर उसका मान हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है ना। तो हमेशा याद रखना स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक। तो लोटरी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है, ऑब्वियस सी बात है। यही वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा, यही वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज लोअर देन, रोलिंग फ्रिक्शन इज लोअर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना। तो ये सब फ्रिक्शन के नाम आपको पता होना चाहिए भाई, हाँ याद रखना। चलो आगे देखिए, निम्न में से कौन सा घर्षण सबसे कम है। फिर से वही सब बातें बोली जा रही है। इन सभी में से सबसे ज्यादा घर्षण कौन सा होता है, याद रखना बच्चा, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग वाला। उससे कम कौन सा होता है सर, उससे कम हमारा स्लाइडिंग बताना है। उससे कम क्या बताना है, स्लाइडिंग, और उससे भी कम बताना है रोलिंग। अब कहोगे स्टैटिक कहां दिया, एक्चुअली में स्टैटिक अपनी वैल्यू को बदलता है। देखो स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है वो अपनी वैल्यू को बदलता है अकॉर्डिंग टू फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन धीरे 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 बढ़ता है, ऐसे तो बढ़ता है, बट स्टैटिक फ्रिक्शन का जो अधिकतम मान होता है उसी को हम लोग कौन सा मान कहते हैं, लिमिटिंग, ठीक है। फिर जब काइनेटिक आएगा वो कम हो जाएगा। तो याद रखना इन्होंने बोला है निम्न में से सबसे कम घर्षण बताइए, हाँ आंसर रोलिंग फ्रिक्शन के साथ जाएगा, ये हमारा सबसे कम घर्षण होगा। नेक्स्ट देखिए, फ्रिक्शन इन फ्लूइड, द्रव में घर्षण को क्या कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि सॉलिड में भी फ्रिक्शन होता है, यानी ठोसों में भी होता है ना, लिक्विड में भी फ्रिक्शन होता है, और मेरे भाई गैसों में भी फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन इन सभी में होता है, ऐसा नहीं किसी में नहीं होता, तीनों में होता है। बट सॉलिड में जो घर्षण आता है उसे हम लोग घर्षण का नाम ही कहते हैं, फ्रिक्शन ही कहते हैं। लिक्विड में जो घर्षण आता है उसे हम श्यानता, इंग्लिश में विस्कोसिटी कहते हैं, वो देखिए लिखा है। और गैसों में जो फ्रिक्शन आता है सर उसे बोला जाता है ड्रैग फोर्स। अच्छा, इंग्लिश में भी ड्रैग बोलते हैं और हिंदी में भी इसको ड्रैग कहते हैं। तो हर एक में आने वाला जो फ्रिक्शन है वो याद होना चाहिए। फिलहाल इन्होंने बोला था द्रव में आने वाला घर्षण क्या कहलाता है, तो आंसर जाएगा विस्कोसिटी के साथ, श्यानता के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6वां नंबर, 5वां नंबर, दो सतह की अनियमितताओं को क्या कहते हैं जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है।
मतलब मैंने अगर आपके सामने दो सरफेस बना दी और जिसमें अनियमितताएं हैं, जैसे कि ये पहली सरफेस हो रही, ये ऐसे, और इसी के बाद मैंने यहां पर दूसरी सरफेस भी बना दी, ये ऐसे, ये ऐसे। अब बताइए दो सरफेस में अगर अनियमितता है यानी इर्रेगुलरिटी है, कहीं लिखा होगा ये देखिए, तो होता क्या है कि इसमें ये इर्रेगुलरिटी आपस में ऐसे लॉक बना लेती है, ऐसे ज्वाइंट बना लेती है ना। फिर ज्वाइंट बनने की वजह से ही हमारा एक नई प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, उसी का नाम होता है घर्षण। तो कोई पूछे कि घर्षण किसकी वजह से आता है, तो आप सीधा सीधा कहिए कि सर देखो घर्षण जो आता है वो सतह के रफनेस या क्या बोलते हैं, इर्रेगुलरिटी, अनियमितताएं बोलते हैं। तो आंसर वो आएगा इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग भी इसको बोल सकते हैं ना, इंटरलॉकिंग भी तो बोल सकते हैं, लॉक बना लिया, आपस में जुड़ गए, है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। बाकी रोलिंग, पेंटिंग, ट्रिपिंग, देखो ट्रिपिंग एक प्रॉपर्टी होती है जो टेम्परेचर की वजह से आती है। कई बार आप देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से ना उसमें फैलाव आने लगता है, और फैलाव आने से वो फेलियर हो जाता है, फेल हो जाता है। तो टेम्परेचर की वजह से जो हमारा दोष उत्पन्न होता है उसका नाम होता है ट्रिपिंग। ठीक है, चलो फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, बताइए इसका आंसर। जब किसी वस्तु की सतह पर समान गति से फिसलती है, अच्छा फिसलने की बात है, तो किस बल की आवश्यकता होती है ना। स्लाइडिंग बल की आवश्यकता होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है, रोलिंग फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है, फिर कांटेक्ट। यानी किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलाना है। जैसे मैंने ये सतह बना ली और इस सतह पर मुझे वस्तु को समान गति के साथ फैलाना, वो कहना फिसलना, यानी तो ये वस्तु है और ये मैं वस्तु को चाहता हूं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फिसलती रहे भैया, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फिसलती रहे। तो बताइए इनमें से कौन सा वो घर्षण होगा जो हमें सबसे ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो बच्चा कांटेक्ट फ्रिक्शन देखो कुछ नहीं होता, फिसलने में रोलिंग फ्रिक्शन का भी कोई भी इस्तेमाल नहीं है ना। तो फिलहाल इसका जो आंसर जाएगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ जाएगा, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम मान था या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल दीजिए, यही वो फ्रिक्शन है जो अप्लाई होगा। आप इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं कह सकते, आप इसको बोलिए स्टैटिक। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने ये बोला कि मान लीजिए मेरे पास इस तरह से कोई प्लेन है और इस प्लेन में कोई वस्तु गति करना शुरू करती है, इस प्लेन में कोई वस्तु गति करना शुरू करती है, ऐसे गति करना शुरू की है ना, और कहा जा रहा है कि ये कोई भी घर्षण नहीं है, यानी ये सतह पूरी तरह से चिकनी है। तो मेरे भाई बताइए अगर सतह पूरी तरह से चिकनी है तो होगा क्या कि जैसे अगर 10 मीटर पर सेकेंड से गति कर रही है तो लगातार 10 मीटर पर सेकेंड से गति करती रहेगी। हाँ, अगर चिकनी ना होती, अगर घर्षण होता तो वो धीरे धीरे रुक जाती है ना। तो कह सकते हैं यदि कोई गति करना शुरू करता हो, बिल्कुल भी घर्षण ना हो, तो लगातार गति करती रहेगी, कुछ समय बाद रुक जाएगी, उड़ने लगेगी, फालतू वस्तु तुरंत रुक जाएगी, गलत वस्तु कभी नहीं रुक सकती। ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर है, वस्तु सर कभी नहीं रुक सकती, श्योर एकदम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एक एग्जांपल है, क्योंकि फ्रैक्शन में जब भी कभी क्वेश्चन पूछे आएंगे ना तो न्यूमेरिकल बड़े आसान आते हैं, लेकिन ऐसे उल्टे सीधे सवाल आते हैं कि जब हम केले के छिलके पर कदम रखते हैं तो हम नीचे गिरते हैं। क्यों गिरते हैं, मतलब फिसलते हैं जिसको बोला जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए ये तुम हो, है तुम बढ़िया आराम से मौज मस्ती में चले जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि आगे एक केले का छिलका पड़ा हुआ है, तो आगे देखिए मैंने एक केले का छिलका भी रख दिया। तो जैसे ही तुम्हारा ये पैर इस केले के छिलके में पड़ेगा, तुम्हारा पैर आगे स्लिप करेगा, तुम पीछे की ओर जाके गिरोगे, है ना। तो केले का छिलके पे चुंबकीय बल खींचता है, चुंबकीय बल, पागल हो क्या। केले के छिलके पर अच्छी पकड़ होती है, गलत। केले का छिलका चिकना होता है, इस पर घर्षण बहुत कम होता है, हमें खड़े रहने के लिए पकड़ नहीं मिलती। हाँ, हमें खड़े रहने के लिए पकड़ नहीं मिलती, ये इसका सही उत्तर होगा भाई। जो केले का छिलका होता है उसमें फ्रिक्शन ही नहीं होता, और जब घर्षण नहीं है तो मानी बात है कि हम उसको कैसे मैनेज कर सकते, पकड़ ही नहीं मिलेगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सवाल थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसमें ज्यादातर लोग गलती करते हैं, है ना। सवाल देखो क्या है, घर्षण बल, इन्होंने कथन और रीजन वाला सवाल है। सवाल ये है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, क्या ये बात सही है। अच्छा पहले मुझे बताओ घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है।
तो मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। देखो, मैंने याद करो आपको एक एग्जांपल बताया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप किसी वस्तु के लिए अधिकतम घर्षण को 20 न्यूटन कह देते हो, हैं, अधिकतम घर्षण कितना कह देते हो 20 न्यूटन, बट लगाया गया फोर्स अगर 10 न्यूटन है तो पीछे की ओर घर्षण बल भी कितना आएगा सर? पीछे की ओर घर्षण बल भी 10 ही न्यूटन आएगा। समझ पा रहा? लेकिन बॉडी चलेगी नहीं, अगर आगे की ओर 10 न्यूटन का बल लगाया तो पीछे की ओर घर्षण बल भी 10 न्यूटन ही आएगा, लेकिन बॉडी चलेगी नहीं। तो घर्षण बल तो लग रहा है, विस्थापन 0 है। तो घर्षण बल द्वारा अगर कोई इस कंडीशन में पूछा जाए कि बताइए कितना टार आएगा, तो कहना घर्षण बल इंटू विस्थापन 0, टार 0। घर्षण बल द्वारा टार 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी, है ना। अच्छा, ऋणात्मक कैसे हो सकता है? मान लीजिए बॉडी आगे की ओर चलने लगी, तुमने फोर्स 22 न्यूटन लगा दिया, घर्षण बल पीछे विस्थापन आगे, घर्षण बल पीछे विस्थापन आगे, तो टार ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन एक और केस आता है, याद करो मैंने आपको कहा था कि अगर कोई खंबे में आदमी ऊपर की ओर चढ़ता है, ध्यान से सुना, अगर किसी खंबे में आदमी ऊपर की ओर चढ़ता है, कहां की ओर? ऊपर की ओर, तो याद करो मैंने कहा था कि ऊपर की ओर चढ़ते समय घर्षण बल की दिशा भी ऊपर की ओर ही होती है ना? क्यों होती है मैंने बताया था। तो अगर कोई आदमी खंबे में ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो घर्षण बल की दिशा भी ऊपर की ओर होगी, विस्थापन भी ऊपर की ओर ही हो रहा है, तब घर्षण बल विस्थापन दोनों एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो टार पॉजिटिव। बहुत सारी किताब वाले इस सवाल को गलत बताते हैं, वो लोग कहते हैं कि घर्षण बल द्वारा टार हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन गलत है। नेगेटिव भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा नेगेटिव नहीं होता, ज्यादातर केस में नेगेटिव होता है, बात मैंने आपकी मान ली, लेकिन 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। कई बार घर्षण बल ही मदद करता है चढ़ने में, तो घर्षण बल द्वारा टार हमेशा नेगेटिव होता है, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, अगर ये कहते कि नेगेटिव भी हो सकता है तो मैं मान लेता, ठीक है। अगला देखिए, घर्षण बल के कारण पिंड की गतिज ऊर्जा घट भी सकती है, देखो, अगर घर्षण बल द्वारा टार नेगेटिव भी हो सकता है तो गतिज ऊर्जा को घटाएगा, तो घट भी सकती है, इसलिए ये सही हो गया, है ना। तो कथन तुम्हारा गलत है और रीजन तुम्हारा सही है। इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इसके दोनों आंसर सही करेंगे, जबकि मैं फिर से बता दूं, घर्षण बल द्वारा टार नेगेटिव होता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखिए, इसको पढ़िए। जब भी संपर्क में आने वाली सतह एक दूसरे से सापेक्ष गति की प्रवृत्ति रखती है, सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशन है, तो आपको पता है कि रिलेटिव मोशन है, फिर वह चाहे ठोस वस्तुओं के बीच में रिलेटिव मोशन हो, फिर वह चाहे ठोस बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन हो, तब भी फ्रिक्शन आएगा। अगर वो द्रव के बीच में हो, यानी द्रव इस तरह से रिलेटिव मोशन कर रही है, ऊपर वाली परत का वेग ज्यादा, नीचे वाली परत का वेग कम, उससे कम, तब भी घर्षण आता है। तो घर्षण जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये केवल ठोसों में आता है, ऐसा नहीं है, ये तीनों में आता है। चाहे आपका जो भी पदार्थ है वो लिक्विड, गैस, ठोस कुछ भी हो, रिलेटिव मोशन होगा, घर्षण आएगा। आप सीधी सी बात याद रखना, सापेक्ष गति जो है वो हमेशा घर्षण लेके आती है दो ऑब्जेक्ट के बीच, लेकिन हाँ वो संपर्क में होनी चाहिए। पता चले चुन्नू और मुन्नू जो है, दो अलग अलग आदमी अलग अलग दौड़ रहे हैं बेचारे, तो क्या इनके बीच कोई घर्षण होगा क्या? नहीं सर, क्यों होगा इनके बीच घर्षण यार? कहां संपर्क में? तो जब दो वस्तु संपर्क में होती है और एक दूसरे से रिलेटिव मोशन करती है, तब उनके बीच फ्रिक्शन आएगा, डेफिनेटली आएगा, है ना। चाहे वो फिर गैस हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। तालाब के मैल या हरे शैवाल पे हम चलते हुए फिसलते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, जब कभी आप अपने गांव साइड में तालाब देखिए, तो तालाब में आपकी आम भाषा में काई जम जाती है, एक हरी हरी काई जम जाती है, जिसे आप लोग शैवाल कहते हो। हरी हरी काई जम जाती है, जिसे आप शैवाल कहते हो। लेकिन अगर ये काई पड़ी है, अरे आप अपने घर के बाथरूम में देख लो, कई बार घर के बाथरूम में देखो हरी हरी काई जम जाती है। एक्चुअली में वो काई नहीं होती, शैवाल होती है, एलगी होती है। तो जब इस हरी हरी शैवाल में आप चलते हो ना, तो अचानक से फिसलते हो ना। ये फिसलने का रीजन ही होता है कि ये काई हमारी एकदम चिकनी होती है, और अगर ये एकदम चिकनी है तो फिसलोगे, ऑब्वियस ही बात है। तो गति का जड़त्व, अच्छा फिसलते टूटी घर्षण शून्य होता है। इस तरह सही आंसर क्या जाएगा? घर्षण शून्य होता है, घर्षण शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। बहुत अच्छा सवाल है।
एक भारी लोहे के बक्से को जमीन पर रखा जाता है। एक भारी लोहे का बक्सा है, इसको क्या है, जमीन पर रखा गया। मुझे लोहे का भार नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि एक भारी लोहे का बक्सा है, ये किस पे रखा गया है, सर जमीन पर रखा गया है। एक व्यक्ति 200 न्यूटन के बल के साथ धक्का देने की कोशिश करता है, यानी एक व्यक्ति खींचने की कोशिश करता है कितने न्यूटन के बल के साथ, 200 न्यूटन के बल के साथ, ठीक है, और बक्सा गति नहीं करता है। बड़ी बात है सर, बक्सा गति नहीं कर रहा, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि कन्फर्म जो अधिकतम फ्रैक्शन रहा होगा वो 200 न्यूटन से ज्यादा रहा होगा या फिर बराबर रहा होगा, यही मतलब है एकदम। भाई हो सकता है कि अधिकतम फ्रैक्शन 400 न्यूटन रहा हो, तुम बल लगा रहे हो 200 न्यूटन, कहां से खींच जाएगा, सोच से देखिए कहां से खींच जाएगा। इसका मतलब अधिकतम घर्षण बल लगाए गए बल से ज्यादा ही रहा होगा, बराबर भी हो सकता है, पीछे 200 न्यूटन होगा तब भी नहीं खींचेगा। तो घर्षण बल बराबर लगाया गया बल गलत, घर्षण बल लगाए गए बल से ज्यादा होगा। हाँ अब देखो इन्होंने इसकी इंग्लिश थोड़ा सा गलत लिखी है, मैं सही कर देता हूं। फोर्स एक्सर्टेड पहले लिखा है, घर्षण बल, देखो ये लाइन इधर होनी चाहिए, ये लाइन इधर होनी चाहिए, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश में यहां पर कंफ्यूजन है, इस बात को याद रखना, गलती मत करना। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो सी वाले के साथ जाएगा कि घर्षण बल जो होगा वो लगाए गए बल से ज्यादा होगा, ठीक है। घर्षण बल जो होगा वो लगाए गए बल से क्या होगा, ज्यादा होगा, बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वां, निम्नलिखित में कौन सा संपर्क बल है, इनमें से बताइए कौन सा कांटेक्ट फोर्स है। तो भाई मैंने एक बार नहीं 10 बार बताया है, कांटेक्ट फोर्स का मतलब होता है कि जुड़ना जरूरी है, और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, अगर आपस में नहीं भी जुड़े हुए हैं फिर भी बल काम करेगा, फिर भी बल काम करेगा। अब देखो जैसे कि चुंबकीय बल है, तो इनके लिए क्या दो चुंबक का आपस में जुड़ना जरूरी है, नहीं था, थोड़ा दूर दूर फोर्स लगेगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। गुरुत्वीय बल नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। इनमें से केवल एक ही बल ऐसा है जो कांटेक्ट फोर्स होता है, इन्होंने क्या बोला, इनमें से कौन संपर्क बल है, कांटेक्ट फोर्स है। तो कांटेक्ट फोर्स जो है वो केवल एक ही है, इसलिए इसका आंसर केवल 1 के साथ, ओनली 1 के साथ जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बल एक संपर्क बल है, आसान सवाल है, इनमें से कौन एक संपर्क बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स, चुंबकीय बल नॉन कांटेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट, लेकिन मेरे भाई जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक संपर्क बल होता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है, इनमें से कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है। तो आप ऐसा कहना बच्चा कि देखो सर वॉशिंग मशीन को फर्श में धकेलना, सर इसमें तो घर्षण आएगा। बर्फ पर स्लाइड करना यानी स्लिपिंग करना, ये भी स्लाइड करते ना लोग, ये भी घर्षण का उदाहरण है। फिसलना भी है। भारी वस्तु को ले जाने वाला व्यक्ति, ए पर्सन कैरिंग ए हैवी ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताओ, एक आदमी जो है किसी भारी वस्तु को उठाकर ले जा रहा है, तो इसमें घर्षण कहां से आएगा, नहीं सर, ये घर्षण के एग्जाम्पल में कतई नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर डी, आप मुझे बताइए, धकेलने में भी घर्षण कहीं ना कहीं होगा, बर्फ पर स्लाइड में, इन सब में घर्षण होगा, लेकिन किसी वस्तु को, भारी वस्तु को उठाकर ले जाने में फ्रिक्शन का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न था निम्नलिखित में कौन सा विकल्प घर्षण का गलत उदाहरण है, सही नहीं गलत, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट क्षैतिज, रूट का मतलब होता है खुरदरी, खुरदरी क्षैतिज सतह पर फिसलने वाले निकाय पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा। फिसल रहा है, स्पेशली बात फिसल रहा है, ठीक है, यही मैं बात समझाना चाह रहा हूं, है ना, कि जब भी कभी कोई बॉडी फिसलती है तो कंफर्म है कि बॉडी के फिसलने पर उसका मोशन आगे की ओर होगा, घर्षण बल पीछे की ओर काम करेगा। मोशन आगे की ओर, घर्षण बल पीछे की ओर, यही रीजन है इस बार घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य निगेटिव बोला जाएगा, लेकिन हर बार नेगेटिव नहीं होता, इस बार फिसल रहा था इसलिए नेगेटिव है ना। तो बोला गया था क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द बॉडी स्लाइडिंग ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, नेगेटिव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सवाल अच्छा है, 17वां नंबर, द्रव्यमान 10 किलोग्राम की एक वस्तु सामने की मेज पर रखी हुई है, स्थैतिक घर्षण इतना है और 40 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तब किताब ये सवाल बड़ा खास है, क्यों खास है मैं बताता हूं। देखो एक किताब है और इसका इन्होंने वजन भी दे रखा है 10 kg, 10 kg बोल दो,
या सीधा सीधा एक काम करिए, नीचे की ओर हम mg लगा देंगे। इसका जो वजन है ये कितना है सर, वजन है 10 kg, मैंने mg बोल दिया। ऊपर की ओर क्या काम करता है सर, r काम करता है। इसको कितने बल से खींचा जाता है सर, पुस्तक पर 40 न्यूटन का बल लगाया जाता है खींचने के लिए। कितना बल लगाया है 40 न्यूटन का। तो तुम्हें ये बताना है कि ये पुस्तक आगे की ओर खींचेगी या फिर नहीं, ठीक है। तो मेरे भाई इसका आगे की ओर खींचना या फिर ना खींचना डिपेंड करेगा कि यहां पर अधिकतम घर्षण कितना है। तो मैं आपको अधिकतम घर्षण पहले निकाल लेता हूं ना। तो अधिकतम घर्षण निकालने का फॉर्मूला होता है घर्षण का गुणांक इंटू आर। सर ये अधिकतम घर्षण मुझे दे देगा कितना हो सकता है, तो घर्षण गुणांक कितना है सर, घर्षण गुणांक 0.5 है, लेकिन मुझे आर नहीं पता। कोई बात नहीं मालिक, यहां काम करते हैं। 10 किलोग्राम की वस्तु, देखो 10 किलोग्राम की वस्तु और जी की वैल्यू 10, जी की वैल्यू कर दिए नहीं दी रही 10 मान लेते। तो बताइए इसका जो mg आया वो 100 न्यूटन आया, mg 100 न्यूटन। अरे mg 100 न्यूटन है तो कन्फर्म r भी तुम्हारा 100 न्यूटन होगा। r की वैल्यू तो 100 न्यूटन यहां रख दीजिए, तो साफ साफ पता चल रहा है कि अधिकतम घर्षण कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। अब आप मुझे ये बताओ, अधिकतम घर्षण है 50 न्यूटन, ध्यान से सुनना, और तुमने आगे की ओर फोर्स कितना लगाया 40 न्यूटन, तो क्या बॉडी खींच जाएगी? नहीं सर। अधिकतम घर्षण 50 न्यूटन है, लॉक तोड़ने के लिए 50 न्यूटन चाहिए, तुम लगा रहे हो 40 न्यूटन, तो बॉडी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बी आंसर सही है। बट इस कंडीशन में तुमसे घर्षण का मान पूछे कितना होगा, तो इस कंडीशन में घर्षण का मान वही बाह्य बल के बराबर होगा, यानी 40 न्यूटन। बट अधिकतम अभी नहीं आया है, देख लेना, नहीं चलेगी। अरे देखिए कितना बढ़िया सवाल है। सीढ़ी का घर्षण बल वह होगा जो ऊबड़ खाबड़ जमीन पर और एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार के खिलाफ झुका हुआ है। बहुत अच्छी सवाल, ठीक है। इन्होंने एक लाइन बोली है चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार। मान लीजिए ये तुम्हारी सीढ़ी के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दीवार बना ली, और इसमें मैंने बना लिया चिकनी, इसमें मैंने बना लिया सीढ़ी। ये सीढ़ी हो रही, सीढ़ी तो हम लोग लैडर के नाम से भी जानते हैं, है ना, लैडर नाम से जानते हैं, वो लिखा हुआ। लेकिन जो वर्टिकल दीवार है ना, ये पूरी तरह से चिकनी है, ये पूरी तरह से चिकनी है। और मेरे भाई चिकनी दीवार का मतलब होता है म्यू बराबर 0। लेकिन ये खुरदरी है, खुरदरी का मतलब रफ है। ये क्या बच्चा, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पूरी तरह से रफ है, देख लो। प्रश्न क्या है, सीढ़ी का घर्षण बल वह होगा जो ऊबड़ खाबड़ जमीन पर और एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार, चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार के खिलाफ झुका हुआ है। इन्होंने घर्षण बल का मान पूछा है। इसके ऊपरी, देखो सीधी सी बात है यार, अरे दीवार चिकनी है। वैसे मैंने डायरेक्शन आपको बता रखी है, ये जो आपका पॉइंट है ना, ये पॉइंट नीचे आता है, तो घर्षण बल की दिशा ऊपर होती है, म्यू इंटू आर उसका फॉर्मूला होता है। बट जैसे तुमने कहा चिकनी है यानी म्यू 0 है, तो घर्षण बल 0 हो जाएगा। इसीलिए इसका सही आंसर जाएगा इसके ऊपरी छोर पर 0 होगा। हम लोग दिशा की बात तो तब करते ना जब घर्षण बल कुछ होता, और जब तुमने पहले कह दिया कि चिकनी दीवार है सर, तो घर्षण बल कितना हो जाएगा 0। इसमें तो कोई आगे डिस्कशन की बात ही नहीं है, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक सीढ़ी चिकनी जमीन पर टिकी है। बहुत सही बात इन्होंने बोली। देखो अगर जमीन चिकनी हो तो मैं आपको बता दूं सीढ़ी कभी टिक नहीं सकती, इस बात को हमेशा याद रखिए। अगर जमीन चिकनी है दैट मीन्स यहां पर जो म्यू1 माना करते थे वो 0 है, तो कभी भी सीढ़ी टिक नहीं सकती। लेकिन फिर भी इन्होंने सवाल बोला है, और म्यू2 तुम्हारा 0 नहीं है, जो कि आगे देखिए इन्होंने बोला, और एक ऊबड़ खाबड़ ऊर्ध्वाधर दीवार, यानी दीवार जो है वो रफ है। तो रफ है तो मतलब दीवार में कैसे तो सीढ़ी टिक नहीं सकती क्योंकि जमीन चिकनी है ना। अब अगर मैं सीढ़ी की बात करता हूं, ये सीढ़ी रहा। अब इन्होंने आगे क्या बोला है, मैं आगे का क्वेश्चन पढ़ देता हूं। आगे बोला जा रहा है कि घर्षण बल कार्य करेगा, है ना, और सारे के सारे ऑप्शन देखो ऊपरी छोर वाले हैं। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर मैं ऊपरी छोर पे देखूं तो म्यू2 है, तो ऊपरी छोर पे क्या होगा कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट नीचे की ओर आएगा। अगर ये पॉइंट ए नीचे की ओर आएगा तो मानी बात है घर्षण बल की दिशा ऊपर साइड होगी, तो घर्षण बल की दिशा म्यू2 इंटू R2 ये तुम्हारा ऊपर साइड हो जाएगी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपने ऊपरी छोर पर दीवार की ओर, इसके ऊपरी छोर पर दीवार से दूर, इसके ऊपरी छोर पर नीचे नहीं, इसके ऊपरी छोर पर ऊपर की ओर, ये सही आंसर है। इसके ऊपरी छोर पर ऊपर की ओर, है ना। तो सही आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो ये सब बातें याद रखना, बहुत खास क्वेश्चन होता है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 नंबर क्या बोला जा रहा। एक 5 मीटर की लंबी सीढ़ी एक चिकनी दीवार पर टिकी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो 5 मीटर की लंबी सीढ़ी है, चिकनी दीवार पर टिकी है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, ऐसे है कुछ 5 मीटर की लंबी सीढ़ी चिकनी दीवार पर टिकी है, देखो। और इन्होंने बोला दीवार चिकनी है, और दीवार चिकनी होने का मतलब ये है कि म्यू2 तुम्हारा 0 है, म्यू2 तुम्हारा क्या है 0 है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, जिसका निचला छोर दीवार से 3 मीटर है। ये जो निचला छोर है ना सीढ़ी का, वो दीवार से कितने मीटर दूर है, 3 मीटर दूर है। तो मेरे भाई अगर ये 3 मीटर है तो कंफर्म ये 4 मीटर होगा समकोण त्रिभुज से। फिर क्या बोला जा रहा है, संतुलन के लिए सीढ़ी और फर्श के बीच, सीढ़ी और फर्श के बीच जो घर्षण गुणांक होता है डेट मीन्स म्यू1 कितना होना चाहिए, ये तुमसे पूछा जा रहा है। अब ये सवाल देखो कितना प्यारा सवाल आ गया, है ना। नन्ना से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नको, टेंशन नहीं लेना। दीवार चिकनी है, साफ साफ लिखा है। फर्श और सीढ़ी के बीच, फर्श और सीढ़ी के बीच घर्षण गुणांक बताना है। ये 5 था, ये 3 था, मैंने कह दिया ये 4 होगा। तो मेरे भाई बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल tan थीटा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जब म्यू2 0 होता है। तो मैंने एक बार नहीं 10-10 बार बताया है, 1 माइनस म्यू1 म्यू2 बटे 2 म्यू1। लेकिन अगर म्यू2 0 है तो सीधी सी बात है म्यू2 0 होने पर tan थीटा बराबर 1/2 म्यू1 होगा। अच्छा चलिए, tan थीटा बराबर 1/2 म्यू1, tan थीटा यहां से निकालो, लंब बटे आधार यानी 4/3 1/2 म्यू1। अगर मैं यहां से म्यू1 पूछूं कितना होना चाहिए, तो म्यू1 बराबर हो जाएगा 3/8, यानी घर्षण गुणांक का मान सीढ़ी और फर्श के बीच 3/8 आ गया। मतलब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा हाय राम इतना कठिन क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल वही सेम सवाल। एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी को चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार, फिर से मेरे पास 13 मीटर लंबी सीढ़ी है और चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार है, और चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार का मतलब यहां पर म्यू2 हमारा क्या है 0 है। फिर बताइए कितने मीटर लंबी सीढ़ी है, सर 13 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये सीढ़ी की लंबाई हो रही। निचला छोर दीवार से 5 मीटर दूर है, यानी निचला छोर दीवार से 5 मीटर दूर है। तो अरे ये 5 मीटर है, वो 13 है, तो कंफर्म ये 12 होगा, ऑब्वियस सी बात है। सीढ़ी और फर्श के बीच घर्षण गुणांक क्या होना चाहिए, यानी सीढ़ी और फर्श के बीच जो म्यू1 था सर वो कितना होना चाहिए, ये तुमसे प्रश्न पूछा है ताकि सीढ़ी संतुलन में रहे। मुझे नहीं लगता कि किसी भाई को कोई दिक्कत हो रही है सवाल में। कहना मार साहब इसको थीटा मान लो, और एक काम करो tan थीटा बराबर लगा दो जल्दी से लंब बटे आधार, या पहले 1/2 म्यू1 कर दीजिए, है ना। tan थीटा चित्र से भी देखिए तो लंब बटे आधार यानी 12/5 1/2 म्यू1। तो मैं यहां से म्यू1 बता सकता हूं कितना होना चाहिए, सर म्यू1 हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी 5/24, 5/24 ये है। अब 5/24 को अगर सॉल्व करके देखा जाए 0.24 दूनी 48 2 20 है ना, 0.0208 के आसपास 0.21 के आसपास आंसर आ रहा है यार। अरे 8 आएगा ना, और जब 8 आएगा तो मानी बात है कि 0.21 भी कह सकते हो इसको, है ना। तो पिछला वाला सवाल और क्वेश्चन नंबर 21 एकदम सेम सवाल था, कोई इसमें झंझट वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 4 बच्चों को बढ़ते हुए क्रम में रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग घर्षण के बारे में बताना है कि सही व्यवस्था क्या है। लेकिन बढ़ता हुआ क्रम बताना, सर बढ़ता हुआ क्रम बताना है। बढ़ता हुआ मतलब सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा। रोलिंग है, स्टैटिक है, स्लाइडिंग है। तो मेरे भाई इन तीनों में से सबसे कम तो रोलिंग होता है, उससे बड़ा कौन सा होता है सर, उससे बड़ा होता है स्लाइडिंग फ्रैक्शन, और स्लाइडिंग फ्रैक्शन से भी बड़ा होता है मेरे भाई कौन सा सर, स्टैटिक। स्टैटिक फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है, क्योंकि यहां स्टैटिक का मतलब लिमिटिंग से ही होता है, ध्यान रखना। तो रोलिंग, स्लाइडिंग और उसके बाद होगा स्टैटिक। रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, ये सही आंसर सर नंबर सी। ठीक है, ये मैंने काफी बार आपको एक्सप्लेन भी किया इस चीज को। 23 नंबर, ये बढ़िया क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि W भार का एक पिंड ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ रखने के लिए एक क्षैतिज बल F लगाया जाता है। मतलब ये कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक पिंड है, इसका भार W है, भार W कहां की ओर काम करता है, नीचे की ओर। इसे मुझे ऊर्ध्वाधर दीवार में टिका के रखना है, मुझे इसे ऊर्ध्वाधर दीवार में टिका के रखना है।
तो मेरे भाई ये ऐसे थोड़ी ना टिका रहेगा, इस पे क्या करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो हॉरिजॉन्टल फोर्स मैंने F कह दिया। तो पिंड को दीवार के साथ रखने के लिए न्यूनतम बल, इस F का मान तुमसे पूछ रहा है ना। तो इसको अगर मान लो ये W है तो F का मान क्या होना चाहिए टिकाए रखने के लिए? पहला आंसर है W से कम, W के बराबर, W से अधिक, है ना। तो लग जाएगा, कोई हेडेक वाली बात नहीं। देखो जब ये फोर्स अप्लाई होगा ना तो यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन भी उठ जाएगी, उसको मैंने अपनी तरफ से R कह दिया, एक नॉर्मल रिएक्शन उठ जाएगी, R कह दिया। लेकिन ये बॉडी, ये सरफेस चिकने होने पर बॉडी नीचे आना चाहेगी, और बॉडी नीचे आना चाहेगी तो ऊपर की ओर काम करेगा मेरा भाई फ्रिक्शन फोर्स, जिसको मैंने म्यू इंटू आर कह दिया, म्यू इंटू आर। तो आपको करना कुछ नहीं है, देखो नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, फोर्स ऐसे। तो चित्र में देखिए हॉरिजॉन्टल बल बराबर करेंगे तो आर बराबर, पहले तो एफ आ गया, देख लो आर बराबर एफ आ गया, और डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा सर? डब्ल्यू बराबर हो जाएगा म्यू इंटू आर, ऊपर और नीचे वाले फोर्स बराबर कर दिए। आर की जगह पे तुमने एफ कर दो, और जैसे ही आर की जगह पे एफ करेंगे तो म्यू इंटू एफ हो जाएगा, तो यहां से एफ बराबर कितना हो जाएगा? एफ बराबर हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन म्यू, याद। बट जैसे तुमने कहा एफ बराबर डब्ल्यू अपॉन म्यू, तो यहां पर एक छोटी सी पॉइंट आपको अभी पता होना चाहिए। पॉइंट ये होता है कि जो तुम्हारा घर्षण गुणांक होता है ना, एफ बराबर डब्ल्यू अपॉन म्यू, मेरे भाई जो घर्षण गुणांक म्यू होता है ना वो हमेशा 1 से कम होता है, 1 से कम। अगर घर्षण गुणांक का मान 1 से कम है, तो 1 से कम का डिवाइड करोगे तो एफ का जो मान आएगा वो कहीं ना कहीं डब्ल्यू से ज्यादा आएगा। एफ का जो मान आएगा वो किससे ज्यादा आएगा सर? एफ का मान डब्ल्यू से ज्यादा आएगा। चेक कर लो, यही रीजन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, मोर देन डब्ल्यू। ठीक है, एक बात याद रखना, जो तुम्हारा फ्रैक्शन कोफिशिएंट है ना उसका मान 0 से शुरू होता है और मैक्सिमम कितने तक जाता है? 1 तक, मतलब 1 से छोटा होता है। अब 1 से छोटे का डिवाइड करोगे एफ का मान देखो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमेशा डब्ल्यू से अधिक आंसर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने ये बोला है कि म्यू एस, म्यू के, म्यू आर क्रमशः स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक है। इनमें से बताइए कौन क्या सही है। हालांकि ये सवाल इससे पहले हो चुका है, बट इनको पूछने का तरीका अलग हो गया है ना। तो आपको पता है कि स्टैटिक फ्रैक्शन में से स्टैटिक फ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा गतिज फ्रैक्शन, स्टैटिक है, सर्पी है और लोटनिक है। ओके, स्टैटिक सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम होगा काइनेटिक, और उससे भी कम होगा तुम्हारा रोलिंग। ये उसका उत्तर सही होगा। तो तीनों में सबसे कम रोलिंग होता है, इसलिए रोलिंग वाले को सबसे कम चीज है ना। ये देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? सी वाले उत्तर के साथ चला जाएगा। देख लो, चेक कर लो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है। घर्षण गुणांक म्यू और घर्षण कोण के बीच संबंध बताइए। अब आपने कंप्लीट थ्योरी पढ़ी तो मुझे डिटेल देने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी होती तो मुझे डिटेल देने की जरूरत पड़ती। तो याद करिए, मैंने वहां भी बताया था कि म्यू बराबर जो होता है, घर्षण गुणांक म्यू बराबर tan फाई होता है। बट इन्होंने लेमडा के पदों में पूछा है तो म्यू बराबर tan लेमडा हो जाएगा, है ना। म्यू बराबर क्या हो जाएगा? tan लेमडा हो जाएगा। अब मुझे इसको डिटेल देने की जरूरत नहीं है, डिटेल आप लोग नोट से देख लीजिएगा, थ्योरी वाली क्लास में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फ्रैक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड द्वारा जो फ्रैक्शन फोर्स लगाया जाता है। फ्लूइड का मतलब द्रव नहीं होता, मैं पहले बता दूं। फ्लूइड का मतलब होता है तरल, और तरल का मतलब होता है जो बह सके, है ना। इसलिए ध्यान रखना, फ्लूइड जब भी कभी आए तो हमेशा आपको बताना है कि जो भी घर्षण बल होगा उसको बोला जाता है ड्रैग फोर्स। तो आप कंफ्यूज मत होना। देखो, ड्रॉप, ड्रोन, ड्रग, ड्रग का मतलब तो दवाई होती है, सही आंसर ड्रैग के साथ जाएगा। अब इसमें भी देखिए क्वेश्चन बन गया, तो सही उत्तर किसके साथ जाएगा? सही उत्तर ड्रैग के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। जैसे जैसे बाह्य बल का मान बढ़ाते हैं तो स्थैतिक घर्षण का मान क्या होता है? आसान सवाल है। देखो, याद करो वो एक्सपेरिमेंट, जब हमने बाह्य बल का मान 0 न्यूटन, घर्षण बल 0 न्यूटन, बाह्य बल का मान 5 न्यूटन, घर्षण बल 5 न्यूटन, है ना। और फिर मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस तरह से ग्राफ भी खिंचवाया था। ग्राफ में यहां पर घर्षण बल था और यहां पर था बाह्य बल, और जैसे जैसे हम लोग बाह्य बल का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे घर्षण बल का मान भी बढ़ता है। हरा, लेकिन कौन वाला घर्षण बल बढ़ता है सर? स्टैटिक वाला बढ़ता है।
स्टैटिक वाला बढ़ता है। कौन वाला बढ़ता है? स्टैटिक वाला। तो याद रखना ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो लगाए गए बल के अनुसार लगातार बढ़ता रहता है ना। तो जब बाह्य बल का मान बढ़ता है तो स्थैतिक घर्षण क्या होगा? आंसर जाएगा बढ़ने के साथ लगातार बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, पिंड पर बाह्य बल का मान लगातार बढ़ाने पर, ध्यान से सुना, पिंड पर बाह्य बल का मान लगातार बढ़ाने से एक ऐसी स्थिति आती है कि पिंड गति करने ही वाला होता है। बिल्कुल एकदम सही है। जैसे जैसे बाह्य बल लगाते हो तो एक ऐसी स्थिति आती है जिस पर पिंड गति करना शुरू करने वाला होता है और उसी अवस्था को सीमांत संतुलन की अवस्था कहते हैं और इसे इंग्लिश में बोला जाता है लिमिटिंग स्टेट। ओके, तो याद रखना जब पिंड जस्ट गति करने वाला होता है उसी अवस्था को लिमिटिंग स्टेट यानी सीमांत संतुलन की अवस्था कहते हैं। इस समय स्थैतिक घर्षण का मान अधिकतम होता है। बिल्कुल एकदम सही बात है। हाँ, और उसी घर्षण को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रैक्शन। मैक्सिमम फ्रैक्शन है, लिमिटिंग फ्रैक्शन के नाम जाना जाता है। लिमिटिंग फ्रैक्शन में क्या होता है कि लगाया गया बल और जो घर्षण बल है वो अपने अधिकतम मान तक पहुंच चुका होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घर्षण बल और अवलंब प्रतिक्रिया का अनुपात क्या होता है? ये भी आसान सवाल है। देखो इन्होंने बोला है कि घर्षण बल और अवलंब प्रतिक्रिया R का अनुपात क्या है। तो मेरे भाई घर्षण बल होता है म्यू इंटू R और अवलंब प्रतिक्रिया नीचे तुम्हारी R से R को उड़ा दीजिए तो देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया? घर्षण गुणांक आ गया। इसीलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, है ना। तो मजा आ रही है सवाल सॉल्व करने में। चलिए ये वाला सवाल देखिए। यदि किसी पिंड को किसी नत समतल पे रखा जाता है और यदि घर्षण गुणांक इतना है 0.577, बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं आपको बता दूं कहीं पर भी अगर तुम्हें वैल्यू लिखी है 0.577 तो समझ जाना मेरे भैया कि ये जो मान होता है ये √3 का मान होता है। इधर रखना। तो बोला जा रहा है, बहुत ध्यान सुनना, सवाल ये था कि किसी पिंड को किसी नत समतल पर रखा गया है यदि घर्षण गुणांक कितना है और नत समतल द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण 20 डिग्री है। बहुत सही। बोला जा रहा है कि किसी बॉडी को हमने 20 डिग्री के एंगल पर एक जो प्लेन था उस पर रखा, उस पर बॉडी को हमने रखा। तो आप मुझे ये बताइए अगर इस बॉडी को रखा गया है, इन्होंने द्रव्यमान भी नहीं दिया कुछ, तो बोला है कि बताइए बॉडी क्या होगी या पिंड क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, कुछ नहीं कह सकते, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा सवाल आता है, इन्होंने पिंड का द्रव्यमान भी नहीं दिया, द्रव्यमान तो दे देना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। याद करो मैंने आपको बताया था कि इस वाली कंडीशन में एक एंगल होता है, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग एंगल, जिसको आप विश्राम कोण भी कहते हो, है ना। मैंने आपको बताया होगा एक हेडिंग होती है स्लाइडिंग एंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं विश्राम कोण। तो याद करो मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अगर कोई पिंड को किसी नत समतल पे रखें तो एक ऐसा एंगल प्राप्त होता है जिस एंगल पे बॉडी चलना या स्लाइड करना शुरू कर देती है ना। हालांकि वो जो एंगल होता है विश्राम कोण वही कहीं ना कहीं फाई के बराबर होता है। तो मेरे भाई अगर यहां पर ये √3 दिया है तो एक काम करते हैं, यहां से tan फाई बराबर म्यू लगाते हैं और म्यू का मान है √3। तो मेरे भाई यहां से फाई कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, फाई बराबर 60 डिग्री। फाई बराबर 60 डिग्री, इसका मतलब विश्राम कोण या एंगल ऑफ स्लाइडिंग वो भी 60 डिग्री। इसका अर्थ यह है कि अगर घर्षण गुणांक म्यू √3 है ना, √3 नहीं, पॉइंट देखो यहां पर इन्होंने कितनी बड़ी गलती की। एक्चुअली में जो 0.577 होता है ना वो √3 नहीं होता, ये होता है 1/√3। मुझे थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा, मैं भावनाओं में बह गया। 0.577 1/√3 होता है, √3 नहीं होता, 1/√3 होता है। 1/√3 होगा तो बताइए कितना एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। 1/√3, अब वैसे भी दोस्तों √3 1.732 होता है, 0.571, ठीक है, 530 डिग्री, यानी थीटा से 30 डिग्री 60 कहे को आएगा। अब थीटा कितना आएगा सर? थीटा आएगा 30, यानी एंगल ऑफ स्लाइडिंग कितना हो गया सर? एंगल ऑफ स्लाइडिंग 30 हो गया। इसका अर्थ ये है कि ये पिंड 30 डिग्री के एंगल पर 30 डिग्री के एंगल पर अपने भार की वजह से फिसलना शुरू कर देगा। हाँ, अब 30 डिग्री के एंगल पे अपने भार की वजह से फिसलना शुरू करेगा तो 20 डिग्री पे क्या करेगा? याद है वो 3 कंडीशन कि जब एंगल ऑफ थीटा फाई से कम होता है तो आपकी बॉडी में मोशन नहीं होता है, कोई मोशन नहीं होगा,
अगर थीटा फाई के बराबर होगा तो याद करो मैंने कहा था जस्ट चलने ही वाली होती है ना, चलने की स्थिति में होती है, चलने ही वाली होती है। और फिर मैंने एक और कंडीशन बताई थी कि अगर यही थीटा जो है फाई से ज्यादा हो जाता तो बॉडी मोशन में होती। किसमें होती? मोशन में। तो थीटा का मान 20 है ना, और फाई 30 डिग्री डाला, कम है, इसका मतलब मोशन नहीं होगा। तो इसका आंसर जाएगा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, है ना, कोई भी मोशन नहीं होगा। तो बच्चा यहां से हम लोगों का फ्रैक्शन वाला चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। मैंने फ्रैक्शन में आपको थ्योरी पढ़ाई, थ्योरी के बाद क्वेश्चन भी पढ़ाया किस लेवल के। अब हम लोग लेवल वही रखेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग चाहते तो और बहुत लंबे लंबे सवाल ला सकते थे, हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन के सवाल ला सकते थे, लेकिन वो नहीं आते, ज्यादातर थ्योरेटिकल बेस आते, ऐसे ही सवाल आते हैं। तो यहाँ से आपका ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। आपको करना क्या है, इसी पीडीएफ आपको बदल असाइनमेंट वाले ऑप्शन में मिल जाएगी, आप देख लीजिए ना। सब लोग लेक्चर को देखने के बाद रेटिंग जरूर कर दिया करो कि हाँ सर आपकी क्लास कैसी चल रही है, उसमें कमेंट करके जरूर बताई कीजिए, और सबको रेटिंग अच्छी दे रही है। थैंक यू वेरी मच।